दोस्तों इस वीडियो में जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में काफ़ी सारे रिलीफ आपके लिए आए हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ का जो सर्कुलर है वो इशू हो चुका है। काफ़ी सारे सर्कुलर्स इशू किए गए हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ से काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन गई थी, जिनमें कि क्लैरिटी मांगी गई थी ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टाइम लिमिट जो स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में, जो आपकी आईटीसी क्लेम करने की लिमिट बताता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। For the purpose of availment of ITC by the recipient on the tax paid by him under reverse charge mechanism इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से, यदि आपको सप्लाई रिसीव हुई है तो आपको टैक्स पे करना होता है आरसीएम के तहत। तो उसी में ही ये क्लैरिटी मांगी गई है कि इस कंडीशन में जब आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से सप्लाई रिसीव कर रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं अंडर आरसीएम, तो उस केस में 16/4 की जो टाइम लिमिट है वो क्या रहेगी। तो इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड दैट इन सम केसेस वेयर टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम बेसिस बाय द रिसिपिएंट ने आरसीएम के अंडर टैक्स पे किया है, वेयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय ओवरसीज रिलेटेड पर्सन फॉर द एंटिटी लोकेटेड इन इंडिया। किसी ओवरसीज़ व्यक्ति ने इंडिया में अगर जो है एक्टिविटी करी है फॉर द एंटिटी इंडिया में, यदि एंटिटी है उसके लिए करी है, एंड नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व एंड सच एक्टिविटी मे नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द रिसिपिएंट इन इंडिया एंड अकॉर्डिंगली नो इनवॉइस इज इशूड एंड नो टैक्स पेड बाय सेड रिसिपिएंट अंडर आरसीएम। और विदाउट कंसिडरेशन था, तो जो ये एक्टिविटी है वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है और कोई इनवॉइस इशू नहीं हुआ, ना ही कोई टैक्स पे किया गया। हावेवर लेटर ऑन आइदर ऑन देयर ओन ऑन द बेसिस ऑफ सम क्लैरिफिकेशन, डिपार्टमेंट के द्वारा कोई क्लैरिफिकेशन आई जिसकी वजह से खुद से या कुछ कोर्ट जजमेंट के बेस पर या टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने स्क्रूटनी या ऑडिट में जो है इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, उस रिसिपिएंट ने इशू किया इनवॉइस एंड पे किया टैक्स अंडर आरसीएम विद इंटरेस्ट एंड उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया। अब यहाँ पे इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड दैट कुछ ऑफिसर्स का व्यू है दैट इन सच केसेस जो रेलिवेंट ईयर है इनवॉइस का, यानी कि for the purpose of section 16(4) is the year in which said supply was received। तो अब जो है इनवॉइस इशू का जो टाइम है वो माना गया कि जब सप्लाई रिसीव हुई है और 16/4 की टाइम लिमिट उसके अकॉर्डिंगली काउंट की गई, यानी कि जब आपकी सप्लाई रिसीव हुई है उस ईयर के बाद जो ईयर आता है उसकी सितंबर महीने की जो या जो नवंबर हो गया है उसकी लास्ट डे जो नवंबर 30 नवंबर है तब तक ही आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो उनका ये कहना था। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री ने रिप्रेजेंट किया दैट इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जहाँ पे टैक्स पे किया गया है आरसीएम के बेसिस पर, वो इनवॉइस इशू होता है रिसिपिएंट के द्वारा एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज एफ। तो रेलिवेंट ईयर जो इनवॉइस का होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ 16(4), तो वो होना चाहिए जिस ईयर में वो इनवॉइस इशू किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली ही 16/4 की जो ड्यू डेट है वो काउंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का कहना था कि हमने जिस ईयर में सर्विस ली है वो कंसिडर ना करके जिस ईयर में इनवॉइस आया इशू हुआ है उस इनवॉइस इशू को जो है कि रेफ़र किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली 16/4 की जो डेट है वो निकाली जाएगी। तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन गई, तो मैटर को एग्जामिन किया गया एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ अक्रॉस द फिल्थ फॉर्मेशन, बोर्ड ने अपने पावर को यूज़ किया और क्लैरिफाई किया इस इशू को। किस तरीके से क्लैरिफाई किया? एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2A, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ
goods or service or both unless he is in the possession of tax invoice। तो 16(2)(a कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट ना हो इशूड बाय सप्लायर और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। रूल 36 सब रूल 1(b) कहता है कि आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, जो वो इशू करेगा विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज F of subsection 3 of sections 31 subject to the payment of tax। Further clause F of subsection 3 of section 31 कहता है registered person who is liable to pay tax under section 9 वो invoice issue करेगा उन goods and services का from the supplier जो उसने ली है who is not registered, जो registered नहीं है। वेयर द सप्लायर इज़ अनरजिस्टर्ड और रिसिपियंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपियंट टैक्स पे करेगा अंडर RCM और रिसिपियंट को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज F एंड टैक्स पे करेगा इन कैश अंडर द RCM। तो 16(4) को भी अमेंड किया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 जिसमें कि टाइम लिमिट बताई गई आईटीसी अवेल करने की कि एक रजिस्टर्ड व्यक्ति जो है वो कब तक अपना आईटीसी अवेल कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस एंड डेबिट नोट। वो कर पाएगा 30 नवंबर तक फॉलोइंग द एंड ऑफ ईयर इन विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स, जब जिस साल का वो इनवॉइस और डेबिट नोट है उसके बाद जो ईयर आ रहा है उसकी 30 नवंबर तक या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। इससे पहले जो हमारा 16(4) था वो कहता था कि जिस ईयर में आपने इनवॉइस और डेबिट नोट इशू किया है उसके बाद जो ईयर आ रहा है उसकी सितंबर महीने की GSTR 3B फाइलिंग की ड्यू डेट तक ही आप कर पाएंगे। तो अब ये देखा गया कि 16(4) लिंक करता है टाइम लिमिट और फॉर आईटीसी अवेलमेंट को कि जिस ईयर आपने वो इनवॉइस और डेबिट नोट है जिस ईयर का तो ये लिंकिंग होती है। तो इन केस ऑफ सप्लाई वेयर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपियंट रजिस्टर्ड है एंड टैक्स RCM के तहत पे कर रहा है रजिस्टर्ड सप्लाई रिसिपियंट और इन इशू कर रहा है इनवॉइस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज F, आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज A के हिसाब से आप आईटीसी जो है अवेल नहीं कर सकते अनलेस ही इज़ इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। जब तक कि उसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट ना हो तब तक आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। तो सभी प्रोविजंस को अगर कंबाइंड रीड किया जाए तो रिसिपियंट जो है आईटीसी ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट, ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं ले सकता। तो सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर जिन पर कि उसने रिसिपिएंट ने RCM के अंडर टैक्स पे किया है और इनवॉइस जो है वो सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लोज F के अंडर किया है तो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर जो आईटीसी अवेल करने का होगा अंडर प्रोविजन ऑफ 16(4) वो कौन सा ईयर होगा जिसमें उसने इनवॉइस इशू किया है। The recipient issues the invoice after the time of supply and pay tax accordingly. He will require to pay interest वो pay करेगा delayed payment of tax के अंदर। Further in case of delayed issue of invoice उस पर पैनल एक्शन भी लगाया जाता है सेक्शन 122 का। फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन इट इज़ रिक्वेस्टेड कि ट्रेड नोटिस जो है इसमें इशू किया जाए। तो जो इनवॉइस है जब आपने वो इशू किया है तो उसे ही कंसिडर करा जाएगा। रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ 16(4) विल बी द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस हैज़ बीन इशूड। तो 16(4) की टाइम लिमिट देखने के लिए उस ईयर को कंसिडर किया जाएगा जिसमें कि इनवॉइस इशू किया गया है, तो उस ईयर को यहाँ पे कंसिडर करना है।